सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। डेली बेसिस पे हम एक ही मसले की बात बार बार दोहरा रहे हैं, चूँकि ये एक इतना संगीन इशू बन चुका है। आए रोज़ इस पर हम देख रहे हैं कि बात तो हो रही है लेकिन मसले का हल नहीं निकल रहा। लेकिन अब इस मसले की जो गूंज है वो काबीना मीटिंग्स तक भी सुनी जा रही है। मसला है आपका बिजली के बड़े बड़े बिल्स का। आज काबीना इजलास की सदारत में वज़ीर आज़म ने कहा है कि सस्ती बिजली एक जमात नहीं बल्कि पूरी कौम का मुतालबा है। पावर सेक्टर के मसाइल हल ना हुए तो ये कश्ती डूब जाएगी। फिर IPPs मामले पर जो फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का एक मुतालबा किया जा रहा था, तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करने का फैसला भी कर लिया। जबकि वजारत पावर डिवीजन ने मुल्क भर की बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और एलामी में ये कहा गया है कि 13 कंपनियों की निजकारी से मुतालिक प्लान का जिक्र इस एलामी में आया है। ये निजकारी मरहलावार होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि रवां साल 24 जुलाई को वफाकी हुकूमत ने गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बुनियाद पर 6 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनी के बोर्ड्स तहलील करके नए बोर्ड्स तश्कील दिए थे। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जारी जमात इस्लामी का जो धरना है वो 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत को 2 रोज़ का अल्टीमेटम देते हुए 2 टोक अंदाज में कहा है कि मुतालबात नहीं माने तो धरना जो है वो हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकता है। अब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। क्या पावर सेक्टर की निजकारी और जमात इस्लामी का ये जो धरना है ये अवाम को बिजली के बिलों में कुछ रिलीफ दिलवा सकेगा? चूँकि आज जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से जिस तरह से हमने कोट भी किया अपने इंट्रो में, तो ये मामला जो कह रहे हैं कि हम तेज़ी से इस मामले पर काम कर रहे हैं, क्या काम वाकई हो रहा है और अब क्या मामला आगे बेहतरी की जानिब जाएंगे? डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ। अली आफ्ताब हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद हैं और स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमाद रुहेला इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहतशामुल हक साहब अमेरिका से वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ हैं और ज़ाहिर शाह शिराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब सुन पा रहे हैं? सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। ये जो अब बिजली का मामला है, आज जो काबीना में भी जिस तरह से इस हवाले से बात हुई है, वज़ीर आज़म ने कहा जी कि पावर सेक्टर FBR को करप्शन से पाक करने के लिए हम काम कर रहे हैं, अगर कामयाब ना हुए तो ये कश्ती डूब जाएगी। फिर उन्होंने कहा कैपेसिटी पेमेंट के मामले पर भी तेज़ी से काम जारी है। आपको लग रहा है कि अब हुकूमत ने इस मसले को वाकई सीरियस लेना शुरू कर दिया है और अब हमें कुछ संजीदा एफर्ट नज़र आएगी इस मामले में? आमना ये दिखाई दे रहा है कि ये बिजली के मसले में पूरे पाकिस्तान में पहली मरतबा जिस अंदाज से एहतजाज और फिर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हर शोबा ज़िंदगी से लोग जो है ना वो इस हवाले से बात कर रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर का कल ये सारी बातें कर देना, तो ये तो मुझे लगता है डू और डाई वाली सिचुएशन है। उन्हें भी लग रहा है कि ये जो उनकी पहली हुकूमत थी जिसमें नवाज शरीफ साहब ने ये पहला काम किया था, अंधेरों में डूबा था मुल्क और फिर 12,000 मेगावाट डाला था इन्होंने और फिर बड़ी हद तक ईज आउट हुआ था। अब सूरत ख्याल ये है कि अब मामला थोड़ा डिफरेंट है। बिजली पैदा हो रही है, पहले तो बिजली थी नहीं, पैदा हो रही है। बिजली महंगी होने की वजह से जिस तरीके से चार्ज किया जा रहा है IPP के मामला, वो मतलब 1,000 अरब रुपया कहते हैं जायद कैपेसिटी बिल्डिंग में चार्ज कर रहे हैं। प्लस वो जो इन्फ्लेटेड बिलों का मसला आ गया है, ये जो आए दिन बेशुमार तरीक़ों से आप देख लें कि बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है। एक पोर्शन बंदा बैठा हुआ है, दूसरा खाली है, उसका भी उतना ही बिल आ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जो बताए बगैर जो हुकूमत लोगों के साथ कर रही थी उसका बड़ा सीरियस नोटिस लिया गया और फिर ये काम उठा दिया ये नईमुर रहमान साहब ने। ये हर जगह पे आप देख लें बाकायदा वो रोजाना की बुनियाद पे इस इशू पे बात कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि अगर ये मायदे कैंसिल नहीं होते, आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता तो धरना जारी रहेगा। तो ये इंटरनेशनली भी अदरवाइज ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में कि ये इस मसले पे पाकिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं कर रही। तो मेरा ख्याल है अब हुकूमत को डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा और रिलीफ अगर नहीं देते तो ये कम अज़ कम जिनके बारे में बार बार बात हो रही है और ये जो काबीना के वजीर थे एजाज साहब, इन्होंने जिस तरह बातें की हैं, दोबारा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इससे तो लगता है कि शायद रियासत भी परेशान है और रियासत की बुनियाद पे ही मैं समझता हूँ कि आप भी बातें कर रहे थे जो सर फिर सुप्रीम कोर्ट में भी तो मामला लेके जाने के हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर से आवाज़ें आ रही हैं। जैसे गौहर एजाज साहब ने भी कहा, उससे पहले भी हम देख रहे थे कि एप्टिमा भी ये कह रहे हैं कि उनसे जो उनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट के बंदे उनसे हमारी बात हुई, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने हमें यही कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर जाएंगे।
तो विच मीन्स कि मामला अदालत उज़्मा में जाएगा, फिर प्रेशर तो क्रिएट हुआ ना। देखिए प्रेशर तो बहुत होगा हम ना। दूसरी बात है कि इस वक्त जो माहौल अदालत का बना हुआ है, जिस तरीके से अब मुझे कहने की छुपाने की या चुबाने की जरूरत नहीं है कि जिस अंदाज से अदलिया जो है ना उसने भी टेक ऑन किया हुआ है हुकूमत का और इस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके मामला चल रहे हैं, तो इस स्टेज पे तो ये तो पब्लिक वेलफेयर का मामला है, तो लिहाजा फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी और हुकूमत को एक जिसको कहते हैं कि कटहरे में खड़ा करेगी। और इस हवाले से जो अब तक हुकूमत ने फैसले किए हैं उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और जिस तरीके से रोजाना की बुनियाद पे नेपरा बिजली के बिल बढ़ाए चले जा रहा है, और दूसरी तरफ से इन्फ्लेटेड बिलों ने जो लोगों को मार दिया लेके, मतलब रियासत वो कहते हैं जब लूटना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कुछ नहीं रह गया। तो वो एक जो परसेप्शन भी जो है हुकूमत के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक मसला बना हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये अब मेरी इत्तलात तो यही यहाँ पे है कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फैसला किया गया, और ये जो लोग इनके IPPs में जो खास तौर पे इनके जिसको कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं लोग, मंशा हैं, जहांगीर तरीन है, इस तरह के लोग बेशुमार लोग हैं, और फ्रंट मैन जरदारी साहब के, नवाज साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, हमजा के लोग आगे जो हैं उनसे कहा जाएगा कि जी पहले आप आए और इस पे अमल दरामद कराएं। जैसे कि रोज बात करते हैं कि जो अच्छी बात हुई थी PTI के ज़माने में, वो जो तय हो गया था 144 रुपये डॉलर पे मान गए थे, और दूसरा ये तय किया गया था कि जी आपको हम देते हैं 400 रुपये एडवांस और ये 800 रुपया की सालाना पाकिस्तान को बचत होगी। उसको रेप्लिका बना के 12 लोगों के IP से गुफ्तगू हुई है, तो बाकी लोगों से भी गुफ्तगू की जाएगी। इत्तलात है चाइनीज आमना मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो रिव्यू नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये शदीद दबाव में हुकूमत को बड़ा एक पॉलिटिकल फैसला करना पड़ेगा। ये बातों से बात नहीं बनेगी, रोजाना आके स्टेटमेंट देते हैं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं चीन को अपनी रीप्रोफाइलिंग के लिए खत लिखती है, और इस हवाले से भी अब दिन रात हम काम कर रहे हैं। हमाद साहब आपकी जानिब आ रही हूँ, ये जो अभी बिजली की तकसीमकार कंपनीज हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इससे एक तो किस हद तक ये मामला जो है वो सॉर्ट होगा, कुछ रिलीफ मिलेगा प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाती है। दूसरी चीज़ अगेन वही कि ये जो IPPs वाला मामला है, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाने से होगा क्या? जी जैसे फरमा रहे थे मेरे सीनियर पैनलिस्ट, ये बहुत सीरियस मसला है बिजली का। किसी भी मुल्क के लिए बिजली पावर सेक्टर एक बहुत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेनिन जैसी एक मशहूर शख्सियत ने तो यहाँ तक कहा है सोशलिज्म की तारीफ देते हुए कि जिस मुल्क में अगर मजदूर को हक मिल रहा है और बिजली मिल रही है तो इसका मतलब है वहाँ सोशलिज्म आ गया है। तो ये हम देखते भी हैं कि आए दिन जब हमारे यहाँ बिजली जाती है तो ज़िंदगी का पहिया जाम हो जाता है, मईशत का पहिया जाम हो जाता है। जहाँ बिजली होगी वहाँ कारखाने लगेंगे, जहाँ कारखाने लगेंगे वहाँ मजदूरों को उनका हक मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो बात हम कर रहे हैं इस वक्त, एक नई बहस आ रही है नेशनलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की। तो PIA की प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम के दौरान हम बात हो रही थी तो हमारे सीनियर पैनलिस्ट लगारी साहब मौजूद थे। उन्होंने फरमाया था कि असल मसला ये नहीं होता कि नेशनलाइजेशन करनी है या प्राइवेटाइजेशन करनी है, कैसे की जाएगी, क्या वो सिद्के दिल के साथ की जाएगी, सही नीयत के साथ की जाएगी, ये मैटर करता है। मैं उनकी इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से और मजीद नहीं समझा सकता। उन्होंने बेस्ट तरीके से इस चीज़ को समझाया। मसला एग्जीक्यूशन का है, मसला प्राइवेटाइजेशन का नहीं है। मसला ये नहीं है कि अब नेशनलाइज कर लिया जाएगा तो मसला हल हो जाएगा या प्राइवेटाइज कर लिया जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। एग्जीक्यूशन पे बात करनी चाहिए। 1994 की पॉलिसी के ऊपर जो बारहा बात होती है उसके ऊपर सवालात भी उठाए जाते हैं। मैं याद कराता चलूं सबको कि उसको उस वक्त डील ऑफ द डेकेड कहा गया था। उस वक्त 1994 में पाकिस्तान में $4 बिलियन की सरमायाकारी आई थी। उस जमाने के जब आप लिहाज से देखिए, आज हमें IMF 4 से 6 बिलियन डॉलर की इमदाद दे रहा है, तो वो कितनी बड़ी चीज होगी। लेकिन उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि वो एग्जीक्यूशन कैसे हुई, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए क्या बुनियाद रखी गई, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई। अगर वो दुरुस्त तरीके से रखी जाती तो आज हम ये रोना ना रो रहे होते। अगर चंद चीजें मैं आपको चीज़ा गिनवा दूं तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो कही जाती है, एक तो डॉलर की बात की जाती है कि पेमेंट्स डॉलर में थी, उसकी वजह से हमें बड़ा मसला आता है। फिर एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए गए 20 से 30 साल के, इसके अंदर जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको सामने नहीं रखा जाता। मजीद इसके अंदर जो बहुत हैरान कुन बात थी वो ये थी कि तमाम कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस, तमाम सेल्स टैक्सेस, तमाम कस्टम ड्यूटीज, तमाम इंपोर्ट सरचार्जेस तमाम माफ कर दिए गए थे उन लोगों को। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% रखा गया था। तो ये वो एग्जीक्यूशन थी जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। आने वाली हुकूमतों ने भी इसको लेकर आगे चला। जी सर, इजाजत दें तो ये डिस्को की जो प्राइवेटाइजेशन होनी है इसको अपोज कौन कर रहे थे, ये बात छुपी नहीं रही। ये हमारे ब्यूरोक्रेसी में लोग इसको नहीं करने दे रहे थे और पीछे जो लोग थे वो इसमें आपके कारोबारी लोग थे। अब मुझे लगता है कि ये डिस्को
जिनको उसकी प्राइवेटाइजेशन होगी तो मसला हल होगा, उसकी बजाय कि 7 कंपनियां मुसलसल खसारे में जा रही हैं और उसका खसारा आपको मुझे भुगतना पड़ रहा है। जी चले जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं अगर बात मुकम्मल करूं तो उस वक्त भी जब इस डील के बारे में, जी जी बिल्कुल, कोई इस डील के बारे में उस वक्त भी हमने कहा गया था कि हमें ट्रेड नॉट एड, यूएस सेक्रेटरी ने इसके बारे में कहा था कि ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत दरवाजे खोलेगी, लेकिन एग्जीक्यूशन बुरी होने की वजह से दरवाजे हमारी कौम के लिए नहीं खुले, यूएस इन्वेस्टर्स के लिए खुले। ठीक है शाह साहब, एक तो ये जो वज़ीर आज़म ने आज बातें की हैं, एक तो इससे कुछ तसल्ली मिल रही है कि अब हम मामले के हल की जानिब जा रहे हैं सारे मामलात पे, और दूसरी चीज़ अगेन फवाद साहब ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब, कि ये अपोजिशन की जमातें अलग अलग एहतजाज करती रहेंगी, इसका फ़ायदा कोई नहीं होने वाला, लेकिन नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं जी ये हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल सकता है। क्या आपको लग रहा है कि ये इस कदर जो उनका धरना है वो प्रेशर बिल्ड कर लेगा सोलो फ्लाइट से? देखिए हमने एक तो मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपर्ली सुनाई नहीं थी, लेकिन जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है वो बिल्कुल विजिबल नज़र आ रहा है कि जमात इस्लामी का धरना और साथ साथ लोगों की जो एक आवाज़ है उसकी शुरू हुई है एक बड़े अहम इशू पे, और उसका मेन रीज़न ये है कि मेरे ख्याल में ये IGPs और बिजली का जो इशू है वो तमाम पाकिस्तानियों का है। ये सिर्फ शायद वो सुपर एलीट क्लास को आप निकाल दें तो बाकी अगर मिडिल पाकिस्तानी है या बेचारा वो जो गरीब तबके का है वो सब पिस रहा है सिस्टम के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जमात इस्लामी के जो अमीर है उनका कहना बजा है कि अगर ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होती, और ये एक प्रेशर टैक्टिक शायद हुकूमत समझ भी रही है कि वो उन्होंने एक सिंबॉलिक अनाउंसमेंट कर दी कि IGPs की प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जाएंगे। लेकिन उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बात देख रही वो ये कि नीयत क्या है, क्या वाकई मतलब वो नीयती से होगा या वो बदनीयती पे मबनी होगा। अब सबसे पहले जो फॉरेंसिक ऑडिट की बात हम बार बार इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपके यहाँ अगर वाकई इतना बड़ा जुल्म है कि 24,000 मेगावाट आपकी रिक्वायरमेंट और आप पेमेंट कर रहे हैं 48,000 मेगावाट की, तो शायद मेरे ख्याल में ये तो विजिबल सी चीज है। दूसरा मेरे जहन में एक और चीज आ रही है, आप अगर वाकई IGPs के साथ फायदे नहीं रिविजिट कर सकते, आप उनको रिवाइव नहीं कर सकते, रिव्यू नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, तो इसमें बड़ा ऑप्शन ये कि आपके पास अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज हैं। आप फिर मेरे ख्याल में इस पर बदनीयती हुकूमत की है कि जब हम देखते हैं कि जब सोलर की बात आती है तो फिर आप 1 यूनिट मीटरिंग पे चले जाते हैं, आप लोगों को अपनी इंडिजिनस बिजली पैदा करने की इजाजत नहीं दे रहे, आप उनको फिर सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में अगर IGPs नई टर्म्स कंडीशन पे आती और रिवाइवल पे नहीं जाती तो आपके पास अल्टरनेट रिसोर्सेज है। आप उन एरियाज के अंदर जो आपके पास हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, आपके पास सोलर पावर पोटेंशियल है, तो मेरे ख्याल में वहाँ लोग इंडिजिनस बिजली पैदा कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म पे जा सकते हैं। आप देखिए नॉर्दर्न एरियाज की कल हमने बात की थी कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में हो, आप चतराल में जाएं, मालाकंड डिवीजन के अंदर जाएं, तो आप वहाँ इंडिजिनस लोकल बिजली अलाउ कर सकते हैं। ये तो आपके इख्तियारात पे है, लेकिन बात वही है कि क्या आप ये 68% लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, बड़ा मुश्किल है। और सबसे इम्पोर्टेंट आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है इस वक्त आपकी 1400 मेगावाट बिजली आपके एटमी रिएक्टर एटमी पावर प्लांट से सक्कर जो है कराची के अंदर बन रही है। व्हाई नॉट वी आर गोइंग फॉर दैट थिंग? अगर आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, आप बेशक उस इंटरनेशनल प्रेशर को सस्टेन करने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ फिर वही बात करूंगा कि आपकी नीयत पे आपके पाकिस्तान को जीतना है, तो फिर तो मेरे ख्याल में वो नहीं होगा। दूसरा मेरे ख्याल में जमात इस्लामी का धरना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पे, और वो बड़ा इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि ये सबकी आवाज है, और अगर सारे पाकिस्तानी खड़े हो गए तो मेरे और हम देख रहे हैं कि अभी ये जो धरना ये जोर पकड़ा है 8वें दिन में, आज 8वां दिन था इस धरने का, और जिस तरह से कह रहे हैं कि जी कराची में भी ये मामला आगे देखेंगे कि हम नई जो डेट भी दे दी है इस हवाले से। अली आपकी जानिब आ रही हूँ। एक तो वज़ीर आज़म ने ये सारी बातें तो की जो थोड़ी बहुत तसल्ली दे रही है कि कैपेसिटी पेमेंट के मामले पर तेज़ी से काम हो रहा है, चाइना से भी इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं इन मामलात में, करप्शन से पाक करने के लिए पावर सेक्टर को, FBR को। कुछ लग रहा है आपको ये एफर्ट्स आगे जाके कुछ रिलीफ देंगी? दूसरा ये जो इन्होंने ये एक क्लेम किया कि नवाज शरीफ हुकूमत को क्रेडिट जाता है तारीख के सस्ते तरीन पावर प्लांट्स लगे थे, फिर ये क्यों कहा जाता है 2013 में सबसे महंगे मुआहदे हुए? जी ये बहुत टेक्निकल मामला है, ये 1.5-2 मिनट में नहीं हो सकता। मैं कोशिश बहरहाल कर लेता हूँ। देखें ये जो एक प्राइवेटाइज करने वाली बात है ये तो बस नारा है ना, मतलब प्राइवेटाइज कैसे करेंगे, जो इनका डेफिसिट है उसको कौन भरेगा? नंबर एक चीज, कोई लेना चाहता है इनको? मतलब मैंने तो इरादा कर दिया है कि जी आज इनको कर देना प्राइवेटाइज, लेने कौन आ रहा है? अच्छा इसमें दूसरी मिसाल है के इलेक्ट्रिक किया था ना प्राइवेटाइज, मसाइल हल हो गए,
वो जिन्होंने लिया था उनको हुकूमत ने कैसे फंसाया हुआ है, ठीक है, उनको कंट्रोल नहीं लेने दे रहे। कितने मसाइल हैं, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप कराची में रहते हैं। अच्छा, ये 2 चीजें हो गई। तीसरी, बार बार बात होती है रीनिगोशिएट करने की। और भाई रीनिगोशिएट ये आप कर तो लोगे क्योंकि आप रियासत हो, जब आपने कह दिया हमने नहीं देने तो फिर वो आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने रीनिगोशिएट कर लिए, ये याद रखिएगा, उसके बाद 5-7 साल बाद मुल्क ऐसा अंधेरे में डूबेगा कि आप उसको नहीं निकाल सकेंगे। देखें, एक तो ये जो बार बार बात होती है ना कि हमारी कैपेबिलिटी 43,000 मेगावाट बनाने की है, हमें चाहिए 33,000 है। ये जो कैपेबिलिटी है ये मैक्सिमम प्रोड्यूस करने की है इन सर्टन वेदर्स। ये आप सर्दी में आपका जब हाइडल पूरा बंद होता है तो आप 43,000 नहीं बना सकते। अब ये जो आपकी अगर उसके बाद ये आप आर्ग्यूमेंट दोगे कि जी नहीं तो फिर हमें सर्दियों में चाहिए भी तो कम होती है, वो तो आपको इसलिए कम होती है ना क्योंकि आप राशन करते हो। एक जो होम यूजर है वो नहीं। अगर कल को इस मुल्क ने कभी जिंदगी में तरक्की करनी है तो वो तो इंडस्ट्री लगा के करनी है ना। तो जब इंडस्ट्री लगेगी तो उसको क्या चीज चाहिए, उसको तो एनर्जी चाहिए। इसी तरह ये जो अब बार बार बात होती है कि जी बड़े खराब मुआहदे हुए थे, यार 16-17% पे ही मुआहदे हुए थे ना ROI पे। तो इंडिया हमसे कितना ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस वक्त भी जो लग रहा है उधर पावर प्लांट 12% पे वो लग रहा है। तो हमसे अगर कोई 4-5% ऊपर ले लेता है तो उसकी क्या बुराई है। फिर वही बात है, ये जो 94 में मुआहदे हुए थे, इनका जब सेकंड फेज होना था तो उसने इतने ऊपर पे नहीं होना था। हुआ ये कि आपने सारा कुछ आके उखाड़ के फेंक दिया कि करप्शन हुई है, आपने गोरे अंदर कर दिए। तो उसके बाद कौन आता है इन्वेस्टर यहाँ पे जो पिछले मियां साहब के टेन्योर में जो इतने महंगे मुआहदे हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं आना चाहता, क्योंकि मियां साहब खुद फॉरेन इन्वेस्टर्स को निकाल चुके हैं कि जी इसमें करप्शन हुई भी है। सो ये जो बड़ा आसान लगता है कहना कि मुआहदे रीनिगोशिएट कर लो, मुआहदे रीनिगोशिएट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कभी कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आएगा। वो बहुत अब हमसे ना वो लोगन वाली बात करते हैं, सक्सेशन के लोगन वाली, कि यू गाइज आर नॉट सीरियस पीपल। आप अपने जो मुतालबा है रीनिगोशिएशन वाला, आपके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ऑनर ही नहीं करते। मुख्तलिफ पार्टीज इस वक्त उठा रही हैं रीनिगोशिएशन वाला, आप ये कह रहे हैं कि मुतालबा ठीक ही नहीं है सिरे से, तो फिर हल जी आपके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप एक रियासत हो, आप एक मुल्क हो, ऑनर योर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो हमने इतने अली ऐसा नहीं होता अली, माजरत के साथ हमें तो वो आपकी बात ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ नहीं लगा सकते। ये जो इनिशिएट PTI के जमाने में 12 कंपनीज के साथ हुआ था, IPP के साथ MOU साइन हुआ है, इनिशियल सारी चीजें ठीक हो गई है, वो सियासी मामला की वजह से मामला खराब हो गया। आज ये 12 कंपनियों के साथ मामला जो तय हो गया था, जिसके लिए 400 बिलियन रुपया हुकूमत ने इनको दे दिया था और उसके बदले हर साल 800 रुपया पाकिस्तान को बचना था, इसको अब नीटी ग्रिटी छोटी मोटी तय करनी है। अहम बात है कि इन 12 कंपनियों के साथ इनिशियली मादा हो जाता है तो आमना जो बाकी 90 कंपनियां उनके साथ भी इसी बुनियाद पे मादा करने की कोशिश हो सकती है। लिहाजा हम ये कि नहीं हो सकता, वो बात ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, हमारी मुसीबत होगी, लेकिन लोकल इन्वेस्टर से अगर एक मादा होगा तो वो हम अगर उनको पेश करेंगे तो मेरे ख्याल है एक बहुत बड़ा हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ जाएगा ये बिजली के महंगे जो हम खर्चे कर रहे हैं इसमें कमी करने के लिए। जी अली क्विकली कर लें ऐड ताकि फिर हम ब्रेक की जाने दें। देखिए, बुनियादी बात ये है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं था, हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी में प्रॉब्लम था, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट्स को जिस तरह यूटिलाइज किया उसमें प्रॉब्लम था। आपने आरिफ वाला में इंटरनेशनल कोल का प्लांट लगा दिया है जहां पे इंटरनेशनल कोल लैंड भी नहीं करता, जिसके इर्द गिर्द कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। अब और ये तमाम हर जगह हुआ है, जहां पे आपका पावर प्लांट है वहां पे इंडस्ट्री नहीं है, जहां इंडस्ट्री है वहां पे पावर प्लांट नहीं है। वो LNG लैंड कहीं पे करती है, या वो जो कोल है वो लैंड कहीं पे करता है, या कोल निकलता कहीं से है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कहीं होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में। कोई मामला बन चुका है जिसको आप कह रहे हैं कि हल की तरफ जाना इतना आसानी लग रहा है रीनिगोशिएट की अगर हम बात करें। चलिए जी, ब्रेक के बाद दीगर अहम स्टोरीज उस हवाले से डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करते हैं जिस तरह से मिसिंग पर्सनस के हवाले से हम देख रहे थे कि ये मामला अदालतों में भी ज़ेर बहस रहा और उसके बाद इस हवाले से गवादर में भी एक धरना जारी रहा कई रोज़ से। बलोच यकजहती कमेटी जिनकी सरबराह मारंग बलोच साहिबा वो इस हवाले से मामला भी उठाती रही। आज
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से एक ऐलान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से लापता अफराद के जो लवाहिकीन हैं उनको हर ख़ानदान को 50 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि कुछ मदावा हो सके। कुछ हुकूमत की जानिब से एहतशाम साहब आपकी जानिब आ रही हूँ, ये जो एक इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है, इस इकदाम को किस तरह से देख रहे हैं? इससे मदावा हो सकेगा ये जो लापता अफराद वाला मामला है? देखिए, हम ना दयानतदारी से पूछें तो पार्शली मदावा इसका जरूर होगा। अब तो ये बात खुल के सामने आ गई है कि अब देखें, इससे पहले भी बलोच कमेटी के साथ बातचीत हो रही है लेकिन कामयाबी नहीं हुई। सवाल इस वक्त ये है जो सारी दुनिया में किया जा रहा है कि अब ये जो कोई आइडियोलॉजी की जंग नहीं है, ये कोई नजरियात की जंग नहीं है, ये पैसों की जंग है। चाहे टीटीपी लड़ रही है, ICC लड़ रही है, या आप देखें इंटरनेशनल सतह पर बड़े बड़े ग्रुप्स बैठे हुए हैं। अभी रशिया में आपने देखा कि पुतिन का एक दोस्त था, नाम मैं भूल रहा हूँ, प्राइवेट आर्मी उसने इकट्ठी की हुई थी जिसको जहाज में उसने मरवा दिया था। वो लड़ाई करते हैं, पैसे देते हैं। तो लिहाजा इस वक्त हिंदुस्तान पैसे दे रहा है। टीटीपी वाले जिस तरह बंदे भर्ती करते हैं आज भी, पहले कहा जाता था 25-30 हज़ार, 45-50 हज़ार रुपये वो देते हैं बंदा रखने के लिए। इसी तरह जनाब बलूचिस्तान में जो हॉस्टाइल इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो पैसा दे के काम करवाती है। तो ये कमेटी से जब बात होती थी तो इनिशियली हमारी तलात है, पहले वो बात मानते ही नहीं थे। अब इनमें असल बात है कि जो जेन्युइन केसेज है ना, हम ना जिनके बेशुमार लोग आपने देखा जब रियासत इस तरह के लोगों के पीछे पड़ती है कि जो बाहर के लोगों का एजेंडा फर्दर करते हैं, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, परेशानी पैदा करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब करते हैं, तो उसमें चंद एक लोग ऐसे भी होते हैं कि जो नाजायज़ भी आ जाते हैं, जिनके साथ उन्होंने कुछ नहीं किया होता। अब ये सारे मामले में कि बलोच कमेटी की इतला जो है कि वो इस बात को मानती है कि जी उनको मिसयूज़ किया गया, उनको इस्तेमाल किया गया, लिहाजा इनकी हुकूमत की तरफ से भी एक जेस्चर आया कि जी ठीक है, आप लोगों की परेशानी है, आपका बेटा भाई वालिद तो अगर नहीं है किसी तरह रियासत ने तो उसको अगर नहीं हाथ लगाया, कुछ पूछा नहीं, या वो अगवा बराए तवान में किसी को अगवा के करके ले गए। आज तो बेशुमार वाक़यात पंजाब में होते हैं यहाँ से अगवा बराए तवान के। एक ज़माने में रुक गए थे, कराची से भी होते थे, जो इलाका गार में ले जाते थे लोगों को, आपके अफगानिस्तान में ले जाते थे और पैसा देकर लोगों को छोड़ते थे। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए, एक हौसले के लिए बहुत अच्छी बात है। उन हुकूमतों को डिस्करेज किया जाएगा जो पैसा दे के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल आने वाले दिनों में इसका हमने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। यही कमेटी जो बात नहीं करती थी, इनके पीछे जो इनके हैंडलर थे उनको बात नहीं करने देते थे, उनको भी अंदाजा हो गया कि भी अब मुल्क और रियासत जो है ना बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फैसला किया गया। ठीक है, अच्छा फैसला होगा। तो मेरा ख्याल मैं क्विकली चाहूंगी इस मामले पर टेक लें। शाह साहब आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से बलोच यकजहती कमेटी को लीड कर रही हैं डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा, वो ये कह रही है कि हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए। क्या आप समझते हैं कि उनको वेलकम करना चाहिए था इस इकदाम का? देखिए, मेरे ख्याल में वेलकम भी करती है और एक मेरे ख्याल में इस कंपनसेशन का ऐलान को मैं बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ और उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे ख्याल में एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। आप अक्रॉस द बॉर्डर देखें तो इसको अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं आपको उनका क्लिप भी भिजवा सकता हूँ, जिसमें वो ओपनली कह रहे हैं कि वो बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा बलोच जो लोग हैं जो कि डिसग्रंटल्ड है, जो कि नाराज है, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको पैसे देंगे, उनको फंड देंगे। बल्कि ये भी देखा है हमने कि यहाँ से कुछ ऐसे जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स है उन्होंने राखियां भिजवाई थी प्राइम मिनिस्टर जो इंडियन है मोदी। तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि हिंदुस्तान और अब वो जो वेस्टर्न बॉर्डर जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर इंट्रूजन कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, बल्कि शाहबाद में तो बड़े कम पैसे बात की, ये डॉलर्स की बात है। पहले 1000-1500, 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर तक दिए जा रहे हैं हर फाइटर को। दूसरा इसमें कहते हैं कि जो खतरनाक चीज है वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो इंट्रूजन है वो ETIM की बहुत ज्यादा है। ETIM और BLA BNA बाकायदा उनको ट्रेन कर रही है। और ये दासू अटैक जो हुआ वो बाकायदा जो हम कह सकते हैं कि तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो TIP उनके दहशतगर्दों ने बाकायदा यहाँ लोगों को ट्रेन किया जिन्होंने जाके दासू में ये कार्रवाई की। तो अब देखें, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा TTP का नेक्सस है, ETIM का नेक्सस है, और वो हॉस्टाइल फोर्सेज जो कि इंडियन ईमा पे लड़ रहे हैं। मैं सारे बलोचों की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल हम समझते हैं कि जो इस वक्त महारंग बलोच अगर बात करती हैं उनसे बातचीत भी होनी चाहिए, उन्हें जो है कन्विंस भी करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं। और वाकई मुख्तलिफ जो एंगल हम देखें तो शायद ऐसे लोग भी हैं जो कि उन हॉस्टाइल कुव्वतों के हाथ चढ़े हुए, उनकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन आज मेरे ख्याल में जो ऐलान हुआ है मरकजी हुकूमत की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उसको आगे लेके चलना चाहिए और बाकायदा जो बलोच यहाँ पे लीडरशिप है उसको आगे लाना चाहिए। BNP, BNM, बेंगल साहब, ये सब इनको अच्छा साहब भी ये बातचीत करें और इन लोगों बातचीत से मसले का हल निकालें। ठीक है, हमाद साहब की जाने बढ़ूंगी। हमाद साहब, एक तो कमेंट कर दीजिएगा इस इकदाम पर, दूसरा मैं चाहूंगी हम क्विकली इस हवाले से भी बात करें, इस मसले का बेसिकली हल क्या है वैसे?
देखिए, ये जो मसला है जिसका दुख होता है वही बेहतर बयान कर पाता है। आप और हम यहाँ बैठ के जितनी भी कोशिश कर लें, हम उसके ऊपर शायद उस तरीके से इंसाफ ना कर पाएँ जो दुख के ज़रिए वो गुजर रहा है, जो वो महसूस कर रहा है। बहरहाल ये इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही संजीदा मसला है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बदकिस्मती से एक राय ये ज़रूर पाई जाती है कि ये सच पे मबनी है, नहीं है, हकायक पे मबनी है या नहीं है। लेकिन अगर ये बात भी, इसको भी दुरुस्त मान लें, अगर इसमें भी किसी % कोई गुंजाइश है, तो फिर भी ये चीज़ नहीं बदलती कि इसकी संजीदगी वैसे की वैसी रहती है। तो ये जो आया है, ऐलान किया गया है 50 लाख देने का, इस पर मुझे समझ नहीं आ रही। अगर तो वो लोग आए हैं इस मसले को लेकर के, उनको माश का कोई मसला है, रोटी कपड़ा मकान का कोई मसला है, तो फिर तो ये 50 लाख जो उनको दिए गए हैं तो शायद उनके काम आ सकें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये मसला है। वो मसला अपने प्यारों को ढूंढने आए हैं, वो अपने रोटी कपड़ा मकान और रोजगार के इशू को लेकर नहीं आए। हो सकता है जहां पर भी बाप भाई गुम होता है वहां पर ये मसाइल आते हैं, और ऐसे लोगों को मसाइल आ रहे होंगे। अगर प्रॉपर स्क्रूटनी करके, जैसा कहा गया है कि दिया जा रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ कर तलाश करके, तो फिर तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिस किस्म का माहौल में वो रहते हैं, जिस इलाके में वो रहते हैं, जो वहां की रस्म रिवाज है, वहां पर वो इस चीज को अपनी तौहीन भी समझ सकते हैं। वो इसको अपनी तौहीन भी समझ सकते हैं कि क्या हमने अपने घर का फर्द देकर उसके बदले में चंद पैसे ले लिए। तो ये ना समझा जाए हुकूमत की तरफ से, ये ना समझा जाए कि ये पैसे देने के बाद, ये इमदाद करने के बाद वो लोग अपनी तरफ से, हाँ जी बिल्कुल, ऐसा ना समझा जाए, ऐसी कोई उम्मीद ना रखी जाए कि जिन लोगों के जायज मुतालबात हैं वो अपने मुतालबात से पीछे हट जाएंगे। ये भी ना समझा जाए कि ये मदद करने के बाद हुकूमत अपना फर्ज अदा कर चुकी है, अभी आगे बहुत काम करना है। और अगर दूसरी राय दुरुस्त है, कि इसमें सियासी मकासद होते हैं, तो फिर भी आपने पैसे देके उनको फ्यूल कर दिया है, आपने उनको रिसोर्सेज दे दिए हैं कि वो अपनी सरगर्मियों में इजाफा कर सके। आखिरी एक बात मैं करना चाहूंगा जो तारड़ साहब ने कही, उन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह से कि वो वापस आ जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और दवाई देने के बजाय या सर्जरी करने के बजाय वो दुआ करने लग जाए आपकी बीमारी की। दुआ तो हमने अल्लाह ही से करनी है, लेकिन अल्लाह ने आपको अपना खलीफा बना के भेजा है, आपने इसके आगे भी कुछ करना है। देखिए हमाद, ये जो फैसला, सर मैं इंतजार कर रहा था कि आप मुझे बताइए क्यों नहीं मेरी बारी में। देखिए ये पैसे के बगैर कुछ नहीं, इनको चले वक्त बहुत कम है, अली को ऐड करने दें क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमने अगले टॉपिक पे भी चलना है। अली क्विकली ऐड कर लें अपने, आपकी इस पे क्या राय है? तो मैं हमाद रोहिला साहब से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ इस वक्त कि मैं इस बात पर कमेंट कर रहा हूँ। होना तो ये चाहिए था कि हमारा कोई बलोच भाई या बहन यहाँ पर बैठकर इसके ऊपर बात कर रहे होते। दूसरी चीज ये है कि ये जो पूरा एक थीसिस है कि यूं इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे होता है और वैसे होता है, तो इसको पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है? मतलब रियासत की है ना, मेरी आपकी तो नहीं है। तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये जो इफ एंड बट्स कंडीशंस हैं कि जी वो अगर कोई ठीक होगा तो फिर उसको इतने पैसे, मतलब अगेन है ये पॉजिटिव बात, ये अच्छी बात है कि ये ऑफर किया गया है, क्योंकि सियासत बेसिकली, मतलब सियासत से मुराद ये है कि आप दुनिया में किसी कोई भी प्रॉब्लम हो और जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हो तो देयर आर नो सॉल्यूशंस, देयर आर ओनली ट्रेड ऑफ्स। सो बेसिकली अगर रियासत आज ये कह रही है कि हम इतने पैसे ऑफर करते हैं, तो इसका मतलब है कि रियासत ने एक्नॉलेज करना शुरू किया है कि जी बिल्कुल ठीक है, ये मसला है। इसका मतलब है कि जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो जो इतने अरसे से चल रही थी उसने रंग लाना शुरू कर दिया है। सो बात ये है कि ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स इंशाल्लाह इसी तरह पॉलिटिकल स्ट्रगल चलती रहेगी और जब तक हम जिंदा हैं, मतलब जब तक इंसानियत है, ये चलता रहेगा। यानी किसी हद तक ये जो अभी कंपनसेशन की जा रही है ये किसी हद तक आपकी राय इस हवाले से आ चुकी है। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त मानसून का 5वां स्पेल चल रहा है और हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों और बारिशों से होने वाले मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अपर चित्राल की अगर बात करें, वहाँ पे भी कुछ सिमिलर मामलात हैं और बागात और दर्जनों मवेशी सैलाब में बह गए हैं। पंजाब की अगर हम बात करते हैं, लाहौर, गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला समेत कई शहर ज़ेरे आब आ गए हैं। मामूलात ज़िंदगी वहाँ शदीद मुतासर है। NDMA के मुताबिक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक बारिशों और उनसे होने वाले हादसात में 99 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पंजाब में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में और फिर सिंध में हलाकतें हुई हैं। अब माहिरीन ने मौसमियात ये कह रहे हैं कि 2 माह कबल ही मामूल से 35% ज़्यादा बारिशों की वार्निंग दे दी थी। इसके बावजूद भी सूबों ने हंगामी इंतजाम करना मुनासिब नहीं समझा। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अपनी राय दे चुकी है। उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अदम इत्मीनान का बेसिकली इजहार किया है जो इक़दामात इस पर किए जा चुके हैं।
अब बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में जहाँ पर मौसमियाती तब्दीली आ रही है तो वहाँ पर उससे निपटने के लिए इकदाम किए जाते हैं। फिल फॉर पाकिस्तान को किन इकदाम की ज़रूरत है, ये 1 बाय 1 मैं चाहूँगी इस पर राय ली जाए। हमाद, आपसे आगाज़ करते हैं। देखिए, इंतहाई अहम मसला है, ये भी इंतहाई अहम मसला है। जैसे आपने पहले अहम मसाइल पे बात की, ये भी बहुत अहम मसला है। इस पर जितनी बात की जाए वो कम है, जितनी बात करनी चाहिए उतनी बात हो भी नहीं रही। अगर मैं कानून की तरफ से बात करूं तो हमारे आइन के अंदर इसको डायरेक्टली तो एक्नॉलेज नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 9 के अंदर राइट टू लाइफ के अंदर इसको ज़रूर एक्नॉलेज किया गया। शहला रज़ा साहब का 1994 में एक केस आया था, जिसके बाद हमने देखा कि हमारी जुरिस्प्रूडेंस आगे बढ़ती गई। उसी ज़माने में एक और केस भी आया था जिसमें बलूचिस्तान में न्यूक्लियर वेस्ट डंप किया जा रहा था। तब भी हमारी अदलिया ने स्टेप अप किया, उसको रोका। और साथ ही पिछले गुजरते हुए सालों पे अगर हम अदलिया के ऊपर नज़र दौड़ाएं, मैं अपने इदारे की बात करूं कि वो इस बारे में क्या कर रही है, तो 2012 में एक बुरबन में डिक्लेरेशन की गई थी जिसमें सार्क ममालिक के 9 जजेस ने शिरकत की थी। उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, उसको फिर फॉलो अप भी किया गया। 2018 में पानी के इशू के ऊपर डिक्लेरेशन की गई। हाल ही में एक और डिक्लेरेशन भी आई है अदलिया की तरफ से जिसमें माइलस्टोन सेट किए जाते हैं। अगर मैं फैसलों के ऊपर बात करूं तो जो अहम फैसले मेरी नज़र में इस सिलसिले में गुजरे हैं वो ये है कि असगर अली साहब का एक केस गुजरा है, जो एक किसान थे। उन्होंने अदालत का रुख किया और उन्होंने अदालत से पूछा, अदालत से सवाल किया कि हुकूमती नाअहली की वजह से जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है उससे मेरा रोजगार मुतासर हो रहा है, पानी की कमी से मेरी खेती बाड़ी मुतासर हो रही है, तो मैं कहाँ जाऊँ। इस सिलसिले में अदलिया ने एक बहुत अच्छा इकदाम लिया था। उसने एक कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट्स के ऊपर एक कमेटी बनाई थी। उनसे पूछा था कि आप एक सर्वे करें, टेक्निकल सर्वे करें और बताएं कि इस शख्स के इस फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है। और उस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आई, उसके नतीजे में हमने देखा कि जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री बनी है वो उसके बाद 2018 में आई। 2023 में भी ऐसे इश्यूज आते रहे हैं अदालत में। हाइब्रिड कार्स के ऊपर, कस्टम्स के इशू पे भी हाइब्रिड कार्स पे रोशनी डाली गई अदालत की तरफ से। इसी तरीके से 2023 का एक और फ्लड इफेक्टीज ने अदालत से रुजू किया था और कहा था कि हमें उस तरीके से कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही। इसके ऊपर भी अदालत की तरफ से बड़ा अच्छा नुक्ता नजर आया था। उन्होंने सिटीजन को कहा था कि एक कमेटी बनाई जाए ताकि तमाम लोग इसमें शामिल हों और इसकी पहरेदारी करें। तो वो भी बहुत अच्छा मकाम था, वो भी बहुत अच्छी बात की जा रही थी। इस वक्त भी देखिए तो हमारी हुकूमत की जो प्रेफरेंस है वो ये नजर नहीं आ रही कि इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जाए। आज भी अदालत में यही बात हुई है। पंजाब हुकूमत की तरफ से बताया गया है, जो इस वक्त बहुत बारिशें हो रही हैं और एक सियासी लोग कह रहे हैं कि बारिश से लाहौर बह गया है, कुछ लोग दूसरा टोला कह रहा है कि नहीं है। मैं इस बहस में नहीं जाता क्योंकि ये मैं वहां पर मौजूद भी नहीं हूं। आखिरी बात जो मैं इसमें बात करूंगा, जो चीज रिकॉर्ड पर आ गई अदालत में, लाहौर की हुकूमत से कहा गया, पंजाब की हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हमारी सूबे की हुकूमत की कोई पॉलिसी इस वक्त वजूद में नहीं है ऐसे मामला से निबड़ने की। शाह साहब, ये इमरान खान साहब की तो बड़ी प्रायोरिटी रही थी, वो बार बार बात भी करते रहे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और इससे निपटने के लिए। अभी तो पीटीआई की गवर्नमेंट ही है ना इस वक्त पख्तूनख्वा में, क्या काम हो रहा है इस हवाले से, चूंकि हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं। देखिए, मेरे ख्याल में मैं शुरू करूंगा, अगर मुझे आप जरा मौका देंगे, क्योंकि मैं पहले बड़ा कम बोला हूँ। अब ये खैबर पख्तूनख्वा जो है नॉर्दर्न एरिया बिल्कुल तबाही के दहाने पे, जो मासिव डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो सॉइल इरोजन हो रही है, जो पानी जिस तरीके से, आप देखिए मैन मेड डिजास्टर अपनी जगह पर, लेकिन नेचुरल डिजास्टर जारी वजह जब आते हैं तो वो इंसानी हरकत और सकरात की वजह से। आपने तमाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 20 से 40% के जंगलात को तबाह कर दिए। पाक अफगान बॉर्डर चतराल के ऊपर आप देखें, आपने मासिव डिफॉरेस्टेशन की है, तो क्या होगा? जाहिर बात है कि जब बारिशें होंगी, जब बारिश नीचे आएगी, फ्लड लेके आएगी। और मैं आपको बताता चलूं, हैरानकुन बात है, टीवी और मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हो रहा, ऊपर अपर चतराल के बहुत सारे गाँव ऐसे जो मुकम्मल पुल तबाह होने की वजह से तमाम पाकिस्तान से कटे हुए हैं। वहाँ खुराक की कमी पैदा हो रही है, वहाँ पे लोगों को अद्वियात की कमी है, बीमार जो है वो रास्ते में पड़े हुए हैं। अब ये महांडरी का जो वाकया हुआ है, कागान और नारान का पूरा पुल बह गया है। अब आज देखें, आज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब गए, उन पर बाकायदा पथराव हुआ है, उनके खिलाफ एहतजाज किया गया है। तो वजह क्या है कि हमारे 3 इदारे CNW, NHA और जो कंसर्न हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी नाअहली की वजह से अरबों रुपए का ये पुल जो है वो तबाह हुआ है। पिछले तकरीबन 3 साल से लोग कहते रहे कि यहाँ पे सिल्टेशन हो गई है। तो जो 60 फुट नीचे पुल था वो 8 फुट की बुलंदी के ऊपर उसके ऊपर रेत आ गई। लेकिन जो आपका मिनरल डिपार्टमेंट है वो सबसे ज्यादा इसका जिम्मेदार है कि उन्होंने वहां से वो रेत हटाने की इजाजत नहीं दे रही थी। तो बात हो रहा देखिए, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट को जो इदारे हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं? वो कुछ प्लान नहीं करते, वो सिर्फ फ्लड से पहले, बारिशों से पहले PDMA और NDMA एक वार्निंग दे देती कि आप जो है
वो करीब ना रहे, आप दूर रहे, बरसाती नालों से दूर रहे। उन्होंने इससे पहले किया क्या है? वो सिर्फ वो काम करते हैं जो कि पेरिशेबल आइटम्स की खरीदारी हो, टेंट खरीदते हैं, खुराक खरीदते हैं, उसमें करप्शन करते हैं। आखिरी जो बात है वो हमारे यहाँ जो एक बिल्डिंग कोड ना होने की वजह से दरियाओं और नदी नालों के करीब आप देखें जाके जितनी मासिव आबादी बढ़ रही है, मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर फेल हुई है। न सिर्फ पीटीआई की हुकूमत बल्कि फेडरल हुकूमत भी इस मामले में मुकम्मल फेल है। ये बड़ा एक वसी टॉपिक था। मैं चाहती हूं आखिरी बात, आप होटलों की दवाई देखें, आप बिल्डिंग्स की दवाई देखें, उसकी वजह ये कि बिल्डिंग कोड को फॉलो नहीं किया जा रहा और उन दरियाओं बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि गंडापुर हुकूमत इस वक्त कहाँ पे, उनका ध्यान कहाँ पे है, उनकी सारी जो तमाम तर मसरूफियत है वो है क्या, ये भी एक सवाल बनता है। लेकिन मैं अली की जानिब जाऊंगी, वक्त बहुत कम है। अली, क्या सिचुएशन है, क्या इकदाम हो रहे हैं पंजाब की अगर बात की जाए वहाँ पे? जी देखिए, पंजाब का तो पूरे से मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन अगर बात लाहौर की हो तो लाहौर पे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इसमें मैं जाहिर है मैं तो आगे आगाज में स्टूडियो का हवाला दे चुकी थी कि आप स्टूडियो में, लेकिन आप तो घर बैठे हुए। मामला अगर बाहर सब ठीक है। जी 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 जी, मैं घर पे हूँ। स्टूडियो के हालात यकीनन मखदूश होंगे, लेकिन वो फिर वही बात है कि वो एक घर या एक इलाके की बात हो सकती है। लाहौर में पिछले 24 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है। इतनी बारिश, मतलब अगेन इसको 97-98 वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, खबरों में तो 44 इयर्स एग्जैक्टली कहा गया था। जी जी बिल्कुल, लेकिन अभी जो एक दिन का रिकॉर्ड है वो 24 साल का टूटा है। सो इसमें अगर आप जिस दिन ये बारिश, मतलब रात को शुरू हुई है, दिन में जिस वक्त खत्म हुई है, रोशनी खत्म होने से पहले तक ज्यादातर इलाके सूख चुके थे। इसमें अगेन मैं सिर्फ मरियम साहिबा की तारीफ नहीं करना चाहूंगा, ये 3 टेन्योर्स की कहानी है। इसमें शहबाज शरीफ साहब का भी किरदार शामिल है, इसमें बुजदार साहब भी जो कि मशहूर है इस बात पे कि बुजदार साहब ने वैसे को बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल काम नहीं किए, लेकिन ये एक ऐसा था पानी की निकासी का काम, इस पे उन्होंने भी अपना पूरा हिस्सा डाला। उसके बाद वहाब रियाज भी आपने देखा होगा कि गाड़ी लेके शराबे मार के फिरते रहते थे, और मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने भी इस पे बहुत काम किया है। और अगेन 24 साल की रिकॉर्ड टूटने के हवाले से अगर आप देखें, आप मुझे बताएं कैजुअलिटीज कितनी है। केपी में 24 लोग मरे हैं, यहाँ लाहौर में कितने अल्लाह माफ करे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सो अगर आप मुवाजना करेंगी तो वो बहुत कम दिखेगा और इलाके बहुत मरे। एक सेकंड, केपी में लोग इसलिए ज्यादा मरे कि वो आप इनसे बता दूं, नेचुरल डिजास्टर आता है जब आपके पास, तो फिर कहानी खराब है। चलिए सर, वक्त बहुत कम है, डेवलप्ड सिटी है, आप पहाड़ों में। इत्तेशाम साहब की जानिब चलते हैं। इत्तेशाम साहब जी जी वो बात ठीक है आपकी, मैं बताता हूं, वक्त कम है। देखें, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का एक रोल है, वो देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं ख्वाजा पाकिस्तान के लोग हैं वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन का बड़ा सीरियस इशू है, अपना ये जो इनका है मैनेजमेंट का और सूबों का, डिजास्टर मैनेजमेंट का और सूबों का, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से मामला खराब हो रहे हैं। दूसरी बात है कि आप देख लें कि ये इस पे जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री बनी है, उस पर आपने देखा मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर भी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। $2 बिलियन हमने एडिशनल दिया था IMF ने, ये आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स के हवाले से, जिसमें कोरोना और ये सैलाबों से जो नुकसान हुआ इसको पूरा करने के लिए इंटरनेशनल सतह पे भी बात हुई थी। 11 से 12 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को देने का वादा किया गया था। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने इस पर बड़ा पाकिस्तान का केस भी प्लीड किया था, लेकिन अभी तक जो फंडिंग उनकी तरफ से वादे किए गए थे वो नहीं आई। ठीक है, इस पे शायरी रहमान ने बड़ा काम भी किया था, जो बात मानने वाली है, और वो लोगों को कन्विंस भी किया था। अब मसला ये आ रहा है, एक है कि पानी की निकासी ये एक अरसे से हो रहा है। 2005 का जो आया थे सैलाब, उसके बाद हमने देखा कि पिछले 5-6 सालों में जो सैलाब आए हैं, और पानी जो है 6-6 महीने 8-8 महीने साल पानी नहीं निकलता, निकासी नहीं हो रही। नतीजतन जो है ना लोगों को फिर ना सिर्फ बीमारियों का सामना, पानी का ना निकलना, सारी जिंदगी जो है ना रुक के रह जाती है। तीसरी बात है कि हर दफा वार्निंग दी जाती है, लेकिन इसके लिए हमने देखा है कि प्रायोरिटी नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज दुनिया में सबसे अहम मिनिस्ट्री हमारे यहाँ सबसे मामूली समझी जाती है, तो मेरा ख्याल है प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, हर जब इनको वार्निंग दी जाती है उसको मैनेजमेंट होनी चाहिए प्रॉपर, और जो जितने फौज के और सिविलियन अदारे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो, ताकि जो नुकसान पहले हुए दोबारा से ना हो। तो ये बारिशें जो हो रही हैं हमना, ये तो तबाही लेके आई नहीं है, लेकिन लोग तो हुकूमतों की तरफ देख रहे हैं ना, लोग तो सिविल सोसाइटी की तरफ देख रहे हैं कि हमारी मदद कौन करेगा। तो मेरा ख्याल है बातें ज्यादा है, अमली तौर पर काम नहीं हो रहा है। जी
ठीक है, मैं सिर्फ मुख्तसरन एक जुमला ऐड करना चाहता हूं, और वो सिर्फ ये है कि हमारे फेलो जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो है वो ब्यूरो हेड भी हैं केपी के, वो उन्होंने जो एतराज उठाया मेरी बात पे, मैं उससे बिल्कुल अग्री करता हूं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये एक वाकई प्रॉब्लम है, मतलब जिस तरह से मैंने भी अपनी बात में कहा कि उसमें शहबाज शरीफ टेन्योर भी शामिल है, बुज़दार टेन्योर भी शामिल है, मरियम नवाज टेन्योर भी शामिल है। सो लाहौर तो बहरहाल एक वो एप्पल ऑफ द आई है सबका। तो लाहौर पे जिस किस्म का नजर करम रहता है वो बाकी शहरों पे नहीं रहता है, ये दिस एग्री। पंजाब की बाकी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आखिर में एक शानदार की बात मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए जुल्म देखें कि यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान को डिजास्टर मैनेजमेंट के या डिजास्टर की मद में मदद करने वाले मुल्कों की लिस्ट से निकाल दिया है। दूसरा, हमारी फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी देखें कि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री के लिए आप कह रहे क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर के लिए इस दफा बजट में 1 रुपया भी नहीं रखा। क्या आप बजट को उठा के देख लें अगर व्हाइट पेपर को, तो ये इतनी सीरियसनेस है हमारी हुकूमतों की। मेरे ख्याल में हम एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज जितनी तेजी से हो रहा है, अगर हम इसको प्रायोरिटी पे नहीं देते तो कल हमारे पास फूड शॉर्टेज होगी, कल हमारे पास जो है हमारी फसलें तबाह हो रही है, हमारे जानवर मर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है, तो बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक सीरियस इशू है और हुकूमतों को इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जो मामला तभी हम देख रहे हैं। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त इंशाल्लाह आप सबसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।